ठंड में आलसी देवरानी की रसोई में बाहर का खाना। संगीता छत पर कपड़े डालने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन छत पर कपड़े धो रही है और उसकी देवरानी गेहूं सुखा रही है। यह देखकर संगीता कपड़े डालते हुए अपनी पड़ोसन से कहती है, तुम्हारा सही है, देवरानी जेठानी साथ में रहती हो, मिल बांट कर सारे काम कर लेती हो। देवरानी होने का अपना अलग ही फायदा होता है। हाँ संगीता बहन, बहुत फायदा होता है देवरानी जेठानी साथ होने का। जब तुम्हारी देवरानी आएगी ना तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। अपनी पड़ोसन से बात करते हुए जब संगीता छत पर कपड़े डाल रही होती है, तभी नीचे से उसे आवाज आती है, माँ कहाँ रह गई तुम? मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच दे दो ना। और मुझे भी नाश्ता दे दो, आज ऑफिस जल्दी जाना है। पता नहीं क्या करती हो सारा दिन। देख लो, 2 मिनट के लिए छत पर क्या आई कपड़े डालने के लिए। इन लोगों ने आवाज देना शुरू कर दिया। कल के कपड़े आज छत पर डालने के लिए आई हूँ, समय ही नहीं मिलता। अगर मेरी भी देवरानी होती तो छोटे मोटे काम तो मेरे यूं ही हो जाते। अरे अकेले इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पर जब आपकी देवरानी आएगी ना तब आपको पता चलेगा कि सारी देवरानी एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। पर सभी जेठानियों को तो यही लगता है कि उनकी देवरानी कुछ नहीं करती। इन्हें कौन समझाए, अगर देवरानी ना हो तो जेठानी का क्या हाल हो। संगीता से बात करते हुए दिव्या और खुशी एक दूसरे को ताने देती हैं, जिसे देखकर संगीता नीचे आती है और जल्दी से रसोई में जाकर अपने बेटे का टिफिन पैक करने लगती है। और तभी रसोई में काजल आती है, जो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप अभी तक राजू का ही लंच पैक कर रही हो, मेरे लिए आलू का पराठा कब बनाओगे? मैंने आपको कहा था कि आज मैं कॉलेज में आलू का पराठा लेकर जाऊंगी और आपने मेरे नाश्ते में सैंडविच भी नहीं बनाया। कर रही हूँ काजल, मैं अकेली हूँ ना, अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? 10 मिनट का टाइम दो, सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारे पराठे बनाने को रहते हैं। काजल अपनी भाभी को काम बताकर वहां से चली जाती है। अब संगीता जल्दी से लंच पैक करके गैस चालू करती है और फटाफट आटे में आलू भरकर आलू का पराठा बनाने लगती है। और तभी डाइनिंग टेबल से दिवाकर अपनी भाभी को आवाज देते हुए कहता है, भाभी सबका नाश्ता दे दिया, मुझे मेरी रोटी कब मिलेगी? आपको पता है ना मैं जिम जाता हूँ, इसलिए मैं पराठे नहीं खा सकता। हाँ देवर जी, बस 10 मिनट दो, पराठे बना दूं, उसके बाद आपकी रोटी लेकर आती हूँ। संगीता जल्दी से काजल का पराठा बनाकर डाइनिंग टेबल पर देकर आती है और उसके बाद अपने देवर के लिए रोटी बनाने लगती है। अब जैसे वो रोटी बनाकर स्लैब साफ करने लगती है, तभी वहां गुस्से में आशा आती है। बहू सुबह के 8 बज चुके हैं, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कहा था मेरी पूजा की थाल तैयार कर देना, मुझे मंदिर जाना है। अब तक तूने पूजा की थाल भी तैयार नहीं करी। माँ जी मैं अकेले क्या क्या करूंगी, कभी मेरे भी बारे में सोचिए। इस रसोई के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे। और रही पूजा की बात, पूजा घर के मंदिर में करो या बाहर के मंदिर में करो, बात तो एक ही है ना। बस बहू, काम धाम तेरे पास कुछ है नहीं, बस बातें बनाना आता है। रहने दे, मैं खुद ही पूजा की थाल सजा के मंदिर जा रही हूँ, तू बस घर के कामों में लगी रहे। आशा नाराज होकर अपनी पूजा की थाल खुद सजाकर मंदिर के लिए निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब संगीता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो सब आकर अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। मम्मी बहुत दिन हो गए आपने पास्ता नहीं बनाया, आज तो मैं पास्ता ही खाऊंगा। बहू बहुत दिन हो गए, मेरे लिए आज तुम बाजरे की रोटी बना देना। मुझे बाजरे की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है संगीता, तुम मेरे लिए गेहूं की रोटी और थोड़े से चावल बना देना, बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता। सबकी फरमाइश सुनकर संगीता रसोई में खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर में जब खाना बन जाता है तो सभी खाने के लिए बैठते हैं, जहां खाने की टेबल पर सब थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं। पता है बहू, हमारे मोहल्ले में वो जो चंद्रिका थी ना, उसके सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वो हमारे दिवाकर से 2 साल छोटा है। माँ तुम तो चंद्रिका आंटी की तो रहने ही दो, उन्होंने तो अपने सभी बच्चों की शादी छोटी उम्र में करवा दी है। तो क्या हो गया काजल, हमारे घर में तो सबकी टाइम पर ही शादी हो रही है ना। देवर जी आपकी भी उम्र हो गई है, शादी कर लो वरना लड़की नहीं मिलेगी। भाभी अभी तो मैं 2 साल और शादी नहीं करने वाला, इतनी जल्दी शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। दिवाकर शादी का नाम सुनते ही शादी के लिए साफ मना कर देता है, जिसके बाद कोई भी दिवाकर से शादी की बात नहीं करता। और एक दिन घर के बाहर जब संगीता सब्जी ले रही होती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन की देवरानी घर के बाहर काम कर रही है और जेठानी छत की बालकनी पर चाय पी रही है। तुम्हारे मजे बहन, जब से देवरानी आई है आराम से बैठकर चाय पीती हो। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है बहन, जब तुम्हारी देवरानी आएगी तो पता चल जाएगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर की गर्लफ्रेंड ममता का फोन आता है, जो रोते हुए उससे कहती है, तुम बस बैठे रहो, मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है और तुम्हें अभी भी 2 से 3 साल का और समय चाहिए। अगर नहीं करनी तो साफ साफ कह दो, मैं वहीं शादी कर लूंगी जहाँ मेरे माता पिता चाहते हैं। ममता तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जब मैंने तुमसे कहा है कि शादी हमारी होगी तो मतलब होगी। तुम मुझे बस कुछ दिन का समय दो, मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ, फिर देखना हमारी चटमंगनी पट ब्याह कैसे होता है। दिवाकर ममता से बात करके फोन रख देता है और जब वो रसोई में जाता है तो देखता है कि उसकी भाभी सबके लिए अकेले परेशान खाना बना रही है। भाभी आप बहुत परेशान हो जाती है ना, अकेले रसोई संभालना, घर संभालना, घर के काम करना। आप ठीक कह रही हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए।
घर में एक देवरानी आ जाएगी तो आपको भी घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। वैसे भी ठंड आ रही है, ठंड में तो आप और भी ज्यादा परेशान हो जाती हो। क्या बात है देवर जी, आप अपनी शादी की बात मुझसे खुद कर रहे हैं। जरूर आपने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। मैं आज ही माँ जी से बात करूं। मुझे भी आने वाली सर्दी में अपनी एक देवरानी चाहिए, ताकि मुझे भी इस सर्दियों में थोड़ी सी राहत मिल सके। दिवाकर अपनी भाभी को सारी बात बताता है, जिसके बाद संगीता दिवाकर की शादी की बात करती है और बहुत जल्द दिवाकर अपनी पूरी फैमिली के साथ ममता के घर जाता है और रिश्ता पक्का होने के 1 महीने अंदर यानी कि नवंबर में उसकी शादी हो जाती है। बताओ जरा, जब भी हम दिवाकर की शादी की बात करते थे तो आशा बहन कहती थी कि अभी 2 साल का समय है, पर ये देखो सर्दी की शुरुआत में चटमंगनी और पट ब्याह करवा दिया उसने तो अपने बेटे का। अरे क्या करें आंटी, दिवाकर ने हमें सरप्राइज ही दिया। हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी सबको सरप्राइज ही दे दें। वैसे आज बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं है, हवा भी काफी तेज चल रही है। माँ भाभी का गृह प्रवेश करवा दो ताकि हम सब आराम कर सके। मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैंने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। आशा अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और सब अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं, कमरे में हीटर चलाकर बैठे हुए। अब तो खुश होना अपने ससुराल में आकर, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ जानती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। कल तो मेरी पहली रसोई है। मैं अपनी पहली रसोई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरी भाभी है ना, मेरी भाभी को सब आता है और वो बहुत अच्छी हैं। देखना वो कल भी तुम्हारी कितनी मदद करवाएंगी। अब थोड़ी बातें करके दिवाकर और ममता आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह पहली रसोई के लिए ममता समय से उठ जाती है और जब वो रसोई में जाती है तो वहां उसकी जेठानी उसकी मदद के लिए आती है। ममता, मैं समझ सकती हूँ आज तुम्हारी पहली रसोई है और ससुराल में पहला दिन, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी ना। मैं भी जब इस घर में आई थी तो पहले दिन मुझे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चलो तुम पहले चावल रख दो जब तक मैं सब्जी काट देती हूँ। सच में दीदी आप कितनी अच्छी हैं। आप जैसी जेठानी तो सबको मिले। आपके देवर सही कह रहे थे आपके बारे में। संगीता की अच्छाई देखकर ममता को काफी अच्छा लगता है और ममता की बातें सुनकर संगीता को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहली रसोई के लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। अब फटाफट संगीता सब्जी काटती है, गाजर घिसती है और खाना बनाने में ममता की मदद करवाती है। कुछ देर बाद हलवा बनाते हुए ममता बर्तन धो रही संगीता से कहती है, वाह दीदी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप ना होती तो मैं इतना अच्छा खाना भी नहीं बना पाती। गाजर का हलवा भी तैयार हो गया है। अभी नहीं ममता, थोड़ा सा काम और रहता है। इसमें थोड़ा सा खोया और काजू बादाम डाल दो, उसके बाद पूरा होगा गाजर का हलवा। संगीता ममता को काम बताकर बर्तन धोकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में सब खाना खाने के लिए आते हैं और जब सब ममता के हाथों का खाना खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू, क्या खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल बड़ी बहू की तरह। तुमने अपनी पहली रसोई करी है। बड़ी बहू ने भी इसी तरह से हम सभी का दिल जीत लिया था, स्पेशली गाजर का हलवा। मजा आ गया। अभी ठंड शुरू हुई है और इस ठंड में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर आत्मा को तो तृप्ति मिल गई। सच में भाभी, वैसे तो मेरा पेट भर गया है। अब जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे लंच लेकर जाना है। आपके हाथों का स्पेशल खाना जो खिलाना है अपने दोस्तों को। काजल, अभी ममता को इतनी चीजें पता नहीं है, मैं तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ। ममता, तुम यहीं खड़ी होकर सबको खाना खिलाओ। क्योंकि अभी ममता नई होती है और उसे घर के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए संगीता उसकी मदद करती है और देखते ही देखते इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। और जब आशा देखती है कि नई बहू आने के बाद भी संगीता ही घर के कामों में लगी पड़ी है, जिसे देखकर आशा एक फैसला लेती है और अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बिठाकर उनसे कहती है, ममता बहू, तुम्हें ससुराल में आए 1 हफ्ता हो चुका है। अब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। इस घर में 2 बहुएं हैं और दोनों के बीच बैलेंस बना रहे और कभी लड़ाई ना हो। इसीलिए एक दिन की रसोई बड़ी बहू संभालेगी और एक दिन की रसोई ममता बहू संभालेगी। माँ जी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे भी सर्दियाँ हैं, एक दिन हम में से किसी एक को आराम मिलना ही चाहिए ना। संगीता बहू को तो इससे कोई एतराज नहीं। छोटी बहू, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। आपने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। तो फिर ठीक है, बड़ी बहू कल का दिन तुम्हारा, उसके बाद छोटी बहू का। मुझे तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। जेठानी जी साथ रहती थी तो मैं उसी से काम करवा लिया करती थी। मुड़िया ने सही फैसला नहीं लिया, पर मना भी तो नहीं कर सकती। ममता, कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा। इस ठंड में तू रसोई का काम कैसे संभालेगी, ठंडे पानी से बर्तन कैसे साफ करेगी, और फिर घर के और भी तो काम है और इस घर के लोग कितने ज्यादा डिमांड करते हैं। अपनी सास का फैसला सुनकर ममता काफी परेशान हो जाती है और मन ही मन काफी चीजें सोचने लगती है। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन हमेशा की तरह संगीता सुबह जल्दी उठकर सारा काम बड़ी आसानी से कर लेती है, जिसे देखकर ममता बड़ी परेशान होती है और वो कमरे में कंबल में फोन चलाते हुए खुद से बातें करती है। आज तो जेठानी जी का दिन है, कल से मुझे रसोई संभालनी है।
क्या मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ेगा? जेठानी जी ने तो 8 बजे तक नाश्ता भी तैयार कर दिया, सब बाहर आराम से नाश्ता कर रहे हैं और जेठानी जी रसोई में बर्तन साफ कर रही हैं। पर मैं कैसे ये सब करूंगी? सोचते हुए जब ममता फोन चला रही होती है तो उसकी नजर अपने दोस्त के स्टेटस पर पड़ती है और उसका स्टेटस देखकर उसे एक आइडिया मिलता है। अरे प्रीति तो इस ढाबे पर गई है खाने के लिए जहाँ शादी से पहले हम सारे दोस्त पार्टी करने के लिए जाती थी। यहाँ का खाना तो बेस्ट है, क्यों ना मैं इस ढाबे वाले से बात कर लूं। आइडिया मिलते ही ममता जल्दी से घर के बाहर निकलने लगती है और तभी पवन उसे बाहर जाता देखकर उसे रोकते हुए कहता है, ममता सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुम्हारी जेठानी रसोई में सारा काम कर रही है, जाकर थोड़ी मदद करवा दो। वैसे भी अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है तो काम मिलजुल कर करना चाहिए। भैया मुझे कुछ काम था, कल से मुझे रसोई संभालनी है तो मैं उसी काम से बाहर जा रही हूँ। वैसे माँ जी ने फैसला किया है कि एक दिन रसोई जेठानी जी संभालेंगी और एक दिन मैं। ठीक है बहू, तुम जाओ, अगर कोई जरूरी काम है तो जाओ। पवन, हमने कभी भी बहुओं पर रोक टोक नहीं करी है कहीं जाने के लिए, तो ऐसे बहू को रोकना सही नहीं है। विनोद के कहने पर अब कोई कुछ नहीं बोलता और ममता जल्दबाजी में बाहर जाती है और ढाबे वाले के पास जाकर उससे खाने की बात करती है। कैसे हो गोलू काका? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े दिनों के बाद आई हो। कल तुम्हारी दोस्त आई थी हमारे ढाबे पर खाने के लिए, पर तुम थी ही नहीं, तो मुझे तुमसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे ससुराल में सब बढ़िया तो चल रहा है ना? गोलू काका, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो मैं आपको जब भी फोन करूँ और जिस भी खाने का ऑर्डर दूं, अपने किसी लड़के के हाथ से खाना भिजवा देना। और हाँ, खाना मेरे घर के बर्तनों में भेजना। मैं आपको कुछ बर्तन और थैला दे दूंगी और पैसे महीने में एक साथ जोड़ कर दे दूंगी। ये रहा एड्रेस। बेटा, मैं जानता हूँ तुझे और तेरे पिताजी को भी। अरे पैसे कहाँ जाने हैं, तेरा काम हो जाएगा और साथ ही साथ इस ठंड में भी मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा। ममता खाने की बात करके आराम से घर आती है और घर जाकर आराम से लेट जाती है क्योंकि आज संगीता का दिन था। वो ममता को परेशान नहीं करती और आराम से रसोई में खड़ी होकर रसोई साफ करती है। आज कितना ज्यादा काम था। चलो, मेरा सारा काम खत्म हुआ, अब आराम करूंगी। कल वैसे भी ममता का दिन है, मैं भी कल ममता को फरमाइश दे सकती हूँ और वो मेरी फरमाइश पर मेरी पसंदीदा डिश बनाएगी। पहली बार ऐसा होगा जब कोई मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाएगा। संगीता अच्छे से रसोई की सफाई कर देती है और सारा खाना निकालकर फ्रिज में रख देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह होते ही ममता उठने में आलस करती है। ममता सोती रहोगी या उठोगी भी? आज रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल तुमने ही तो कहा था 7 बज चुके हैं, खाना कब बनाओगी? हम सभी को लेट हो रहा है। यार, ठंड में सुबह सुबह जल्दी उठना कितना मुश्किल काम है। और आप परेशान मत होइए, मैं आधे घंटे में सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। आप बस अपनी अपनी फरमाइश बोल दीजिए, आपको आज खाने में क्या चाहिए। दिवाकर की काफी उठाने पर ममता आनाकानी करके उठती है और फ्रेश होकर सभी के पास जाकर उनकी फरमाइश पूछ लेती है और रसोई में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। और जब वो बाहर दरवाजा बंद करती है तो संगीता को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद ममता रसोई में खड़ी होकर ढाबे वाले को फोन लगाती है और उसे अपना आज का ऑर्डर देती है। गोलू काका, आज आलू के पराठे, गोभी के पराठे, दाल मखनी, छोले और पनीर का ऑर्डर है। 10 मिनट के अंदर भेज दीजिए। ऑर्डर देने के 10 मिनट बाद ही वो लड़का हाथों में थैला लिए खाना लेकर ममता की रसोई की खिड़की पर आता है। अब जल्दी से ममता रसोई की खिड़की खोलती है और उससे खाना लेते हुए कहती है, कल से जब आओ तो घर पहुंचने से पहले फोन कर देना ताकि मैं खिड़की खोल के रखूं। ममता इधर उधर देखकर जल्दी से खिड़की से अपना पार्सल ले लेती है और फटाफट बड़े बड़े बर्तन निकालकर उसे गर्म करने के लिए रख देती है। और जैसे ही खाना गर्म होता है वो गैस बंद करके रसोई का दरवाजा खोल देती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सब खाना खाते हैं। भाभी, आपके हाथों का स्वाद तो बढ़ता ही जा रहा है। आज का खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर से मंगवाया हो। अरे भाई, मैं तो हैरान हूँ, ममता ने 1 घंटे के अंदर इतना सब कुछ बना दिया। ममता, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो पता ही था मेरी छोटी बहू बहुत काबिल है, इसीलिए मैंने इस तरह अपनी दोनों बहुओं के बीच जिम्मेदारी बांट दी। घर वालों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ममता काफी खुश होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी ममता की बारी आती वो खाना बाहर से मंगवाती और हर बार दरवाजा बंद करके खाना बनाती है, जिस वजह से संगीता को अब परेशानी होती है। ऐसे ही एक दिन जब दोपहर में ममता अपने कमरे में आराम से कंबल में बैठी फोन चला रही होती है तो संगीता ममता के पास आती है और उससे कहती है, ममता, तुम अभी तक कमरे में बैठकर आराम कर रही हो? तुमने अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं किया। कपड़े और बर्तन भी आज मैंने ही साफ करे हैं। 2 बजने वाले हैं। खाना कब बनाओगी? भूल गई क्या? दोपहर का भी खाना बनता है इस घर में और आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी है। दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? खाना बनाने में आपको समय लगता है, मुझे नहीं। मेरा तो बस आधे घंटे का काम है। आप जाओ, मैं कर लूंगी। वैसे भी ठंड ज्यादा हो रही है और इस टाइम बहुत आलस आता है मुझे।
इस महारानी को आलस भी आता है, ठंड भी लगती है और आधे घंटे में ही सबकी फरमाइश का खाना भी बना लेती है। आखिर दरवाजा बंद करके रसोई में ऐसा भी क्या जादू करती है जो मैं पिछले 7-8 सालों में नहीं कर सकी। ममता की बातें सुनकर संगीता सोचती हुई वहां से बाहर चली जाती है, जिसके बाद 1:30 बजते ही ममता रसोई में जाती है और फिर से दरवाजा बंद कर लेती है और खाने का ऑर्डर देती है। एक बार फिर जब दरवाजा बंद होता है तो संगीता को काफी अजीब लगता है। वहीं खिड़की से वो दोपहर का खाना ले लेती है और दोपहर में जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो संगीता ममता से कहती है, ममता, घर के काम करने में तो तुम्हें ठंड लगने लगती है, तुम्हारे काम मुझे करने पड़ते हैं, पर तुम ऐसा भी रसोई का दरवाजा बंद करके कौन सा जादू करती हो जो आधे घंटे में खाना बन जाता है, वरना वेज बिरयानी, पराठे, रायता और रोटी बनाने में समय लगता है। बहू, सबकी खाना बनाने की स्पीड अलग होती है। मेरी बहू फुर्तीली है, पर छोटी बहू, मुझे भी एक बात समझ नहीं आ रही, खाना बनाते हुए तू रसोई क्यों बंद कर लेती है? माँ जी, लगता है दीदी ने आपको बताया नहीं, रसोई की चिमनी खराब हो गई है और जब मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत धुआं लगता है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो जाओ, इसीलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ और रसोई की खिड़की खोल देती हूँ। इससे सारा धुआं और गैस बाहर निकल जाता है। ये भी मेरी एक ट्रिक है। चाची, आपके पास तो बहुत सारी ट्रिक्स है, इसीलिए आप इतना अच्छा खाना बनाती हो। ममता बड़ी चालाकी से बात घुमा देती है, जिसे देखकर संगीता को काफी गुस्सा आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी बाजार जाती हैं तो मार्केट में कुछ औरतें उन्हें देखकर उनसे कहती हैं, संगीता, अब तो तुम खुश होगी ना, तुम्हारी भी देवरानी आ गई है, मिल रहा है ना बहुत आराम। हाँ, इतना ज्यादा आराम मिल रहा है इस ठंड में कि रसोई का दरवाजा तो बंद हो जाता है पर पूरे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। संगीता बातों ही बातों में अपनी देवरानी को ताने देती है। इसे सुनकर भी ममता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे संगीता का शक अपनी देवरानी पर और गहरा होता जाता है और इसीलिए एक दिन वो अपनी देवरानी पर नजर रखने की सोचती है। बहुत हो गया इसका, अब मुझे इस पर नजर रखनी ही होगी। संगीता को अपनी देवरानी पर शक होता है और इसलिए जब ममता रसोई में जाकर दरवाजा बंद करती है तो संगीता दरवाजे के छेद से आंख से रसोई के अंदर झांकने लगती है और अपनी देवरानी पर नजर रखती है और वो देखती है कि उसकी देवरानी खिड़की के बाहर से किसी आदमी के हाथों से खाना ले रही है। ये तो बाहर से खाना ले रही है, तभी तो मैं कहूँ ये आधे घंटे में कैसे सबकी फरमाइश का खाना बना देती है, जबकि पहली रसोई में तो ये कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मुझे इस पर अभी और नजर रखनी होगी और पुख्ता सबूत जमा करना होगा। संगीता ममता की चोरी पकड़ लेती है पर उससे कुछ नहीं कहती और अगली बार जब दोबारा से ममता की बारी आती है और इस बार संगीता रसोई के छेद से रसोई में झांक रही होती है तो वो देखती है कि उसकी देवरानी खिड़की के जरिए खुद बाहर जा रही है, जिस वजह से संगीता अपनी देवरानी का पीछा करने लगती है। ये बाहर से खाना मंगवाती थी और आज खुद बाहर जा रही है, मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। संगीता मुंह ढककर उसका पीछा करते हुए अब उसकी वीडियो बनाती है, जहां वो देखती है कि ममता ढाबे वाले से बात कर रही है और परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या काका, 1-2 आदमी और रख लो ना डिलीवरी के लिए, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बेटा, बस 2 दिन की और बात है। वहीं संगीता दूर से छुपकर देखती है और वीडियो बनाती है। अब आएगा मजा, इसकी चोरी मैंने पकड़ ली है, अब इसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करूंगी और अपना काम भी इसी से करवाऊंगी। संगीता अपनी देवरानी को रंगे हाथ पकड़ लेती है और कुछ देर में घर आती है और जब इस बार सब खाना खा रहे होते हैं तो संगीता अपनी देवरानी से कहती है, सच में ममता, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, बस साफ सफाई नहीं होती तुमसे। माँ जी, आपने तो देखा होगा सिर्फ खाना बनाने में आपकी छोटी बहू एक्सपर्ट है, पर साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं। बहू, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम देवरानी जेठानी की बन नहीं रही है, कोई बात है क्या? अरे बात क्या होगी, अब जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट तो होती ही है। संगीता बहू, मैं ममता बहू को समझा दूंगी। ममता बहू, जितना अच्छा खाना बनाती हो उतने अच्छे से सफाई भी किया करो। माना कि ठंड है पर काम भी तो जरूरी है। संगीता की वजह से इतना अच्छा खाना खिलाने के बाद भी ममता को घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। सभी के खाने के बाद वो झूठे बर्तन रसोई में ही छोड़ देती है और आराम से हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद संगीता उसके पास आती है और उसे उसकी वीडियो दिखाते हुए उससे कहती है, सोचो अगर ये वीडियो मैं घर वालों को दिखा दूंगी तो क्या होगा, इसीलिए अब अपने काम मेरे भरोसे मत छोड़ो और जाकर बर्तन मांजो। और हाँ, जब कल मेरी बारी होगी तो थोड़ी मदद करवा देना, क्योंकि खाना बनाने के अलावा तुम्हारे सारे काम अब भी मुझे ही करने पड़ते हैं। दीदी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। संगीता अपना फायदा निकालने के लिए ममता को परेशान करती है और ममता गुस्से में जाकर ठंड में कांपते हुए ठंडे पानी से बर्तन धोती है। मेरी जेठानी तो एक नंबर की चुड़ैल निकली। मैंने सोचा था मासूम होगी, पर इसने तो मुझे मेरी ही चाल में फंसा दिया। ममता को अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब संगीता की बारी होती है तो उसमें भी संगीता ममता से अपना काम करवाती है। ममता, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद तुम सारे बर्तन और स्लैब साफ कर देना। और हाँ, जब तक मैं खाना बना रही हूँ बाहर जाकर थोड़ा पोछा लगा दो। आज ठंड ज्यादा है ना, तो इसीलिए मैंने पोछा नहीं लगाया। किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, बाहर से कोई आएगा और गंदा घर देखेगा तो क्या इमेज रह जाएगी। दीदी, आपको तो मैं देख लूंगी।
जो ममता घर का कोई काम नहीं करती थी और खाना भी बाहर से मंगवाती थी, अब वही ममता अपनी जेठानी के डर से उसके भी काम करती है और ये देखकर आशा बड़ी हैरान होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा अपने पड़ोसन के साथ कहीं बाहर जा रही होती है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसके हाथों में उसके घर का थैला और टिफिन होता है। ये लड़का कौन है जो मेरे घर की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में तो मेरे घर का थैला और टिफिन है? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें इससे जाकर पूछना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर है और तुम्हारे घर से कुछ सामान चोरी करके ले जा रहा है। अपने पड़ोसन की बात सुनकर आशा घबरा जाती है और उसे तुरंत उस लड़के के पास जाती है और उसके हाथ से खाना छीनकर डांटते हुए कहती है, चोर कहीं के, सच सच बता कौन है तू और मेरे घर का सामान तेरे हाथ में क्या कर रहा है? देख इस पर मेरा नाम लिखा है। आंटी आप मुझे क्यों डांट रही हो? ये सामान आपके ही घर का है। मैं तो आपके घर पर खाना लेकर जा रहा हूँ। आपकी बहू ने कहा था कि खाना मैं आपके ही बर्तनों में देने के लिए आऊँ ताकि कोई सबूत न रहे कि वो ढाबे से खाना मंगवाती हैं, वो भी हर एक दिन छोड़कर। आशा बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी चालाक निकली। इस ठंड में काम ना करना पड़े इसलिए अमीर होने का फायदा उठा लिया। पैसे की कमी थोड़ी ना उसके पास, तभी तो बाहर से खाना मंगवा कर तुम्हें खिला रही है। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो रास्ते से ही वापस घूमकर अपने घर आती है, जहां वो देखती है कि हमेशा की तरह दरवाजा बंद करके ममता रसोई में है। जिसके बाद आशा जोर जोर से रसोई का दरवाजा पीटती है। बहू दरवाजा खोल वरना आज तेरी खैर नहीं। अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रसोई का दरवाजा बंद करके खाना बनाती है। घर का तुझे काम होता नहीं था और हमसे झूठ कहती थी कि हमें परेशानी ना हो इसलिए रसोई बंद करके खाना बनाती है। तू खाने का इंतजार कर रही है ना? दरवाजा खोल कर देख, तेरा पार्सल मेरे हाथ में है। आशा की बात सुनकर ममता घबरा जाती है और पूरा परिवार बाहर जमा हो जाता है। ममता डरते हुए दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी की तरफ घूरने लगती है। अरे मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे खुद नहीं पता, माँ जी को कैसे पता चला? माँ क्या हुआ? तुम ममता पर चिल्ला क्यों रही हो? और माँ तुम्हारे हाथों में ये सामान क्या कर रहा है? ये सामान नहीं है, खाना है जो हमारी प्यारी बहू बाहर से हमारे लिए मंगवाती थी ताकि इस ठंड में उसे खाना ना बनाना पड़े। बहू सच बता, तूने ये सब क्यों किया? और बड़ी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुझे भी इसकी सच्चाई पता थी और तूने किसी को नहीं बताया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, शादी से पहले बस मैंने चावल दाल सब्जी बनाना ही सीखा था, पर आप लोगों की जिस तरह की फरमाइश थी मुझे वैसा खाना बनाना ही नहीं आता था। मुझे डर था मेरी लव मैरिज हुई है, अगर मैं जेठानी जी की तरह इस घर में घुल मिल नहीं पाई तो मेरी इस घर में इज्जत नहीं रहेगी और आप मुझे घर से निकाल देंगी। बस इस डर के चलते किसी को सच्चाई का पता ना चले मैंने ये तरीका अपनाया। और हाँ, ठंड में मुझसे काम नहीं होता बस इसीलिए। पर जब दीदी को मेरी सच्चाई का पता चला तो मैंने घर के काम करने शुरू कर दिए थे। मुझे एक मौका और दे दो। सभी घरवाले काफी नाराज होते हैं, पर रोते हुए बार बार ममता सबसे एक मौका मांग रही होती है। वहीं संगीता भी दुखी होती है, जिसके बाद दिवाकर अपनी माँ से कहता है, माँ गलती तो सभी से होती है, पर माँ बाप का तो फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को एक मौका दे। मेरे लिए भाभी और ममता को एक मौका और दे दो। एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर इसमें भी तुम दोनों नहीं सुधरी तो मैं कोई बड़ा फैसला लूंगी। बड़ी मुश्किल से आशा अपनी दोनों बहुओं को माफ करती है और एक आखिरी मौका देती है।